हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू बायोलॉजी मेड इजी फॉर यू। क्योंकि सबको लगता है कि इकोलॉजी एक सबसे टफ यूनिट है, लास्ट यूनिट है, और सबको लगता है कि इनमें जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेटा बेस्ड हैं, हमें नहीं समझ आएंगे इसके कॉन्सेप्ट्स। हाउएवर ये बहुत आसान चैप्टर्स होते हैं, बहुत इजी चैप्टर्स होते हैं, और इनसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही बोर्ड में आते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जो डेटा बेस्ड होते हैं, बहुत सेलेक्टिव नॉलेज और बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें। सो इफ़ यू थिंक कि ये चैप्टर्स आपके सबसे टफेस्ट चैप्टर्स हैं, सो यू आर ऑन द राइट चैनल, बिकॉज हेयर बायोलॉजी इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर यू एंड आई ट्राई कि आपको समझ आए कि बायोलॉजी एक टफ सब्जेक्ट नहीं बल्कि सबसे आसान सब्जेक्ट है। बिकॉज बायोलॉजी को अगर एक बार आप अब समझ जाते हैं तो उसे अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर कर समझाना बहुत आसान हो जाता है। So let's try and move ahead with our first chapter, organism and its population. यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि टू द पॉइंट क्रिस्प चीज़ें हम पढ़ें ताकि हमारे ब्रेन में ये सारा डेटा, सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में फीड हो जाए। एंड रिमेंबर, मेरे स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी टफ नहीं होता है, बायोलॉजी हो चाहे कुछ भी हो। इस चैनल में आपको सारी कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें डिटेल में क्रिस्प तरीके से समझाई जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन। बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर से नहीं आ रही हैं, हाउएवर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ भी रही हैं, तो हम क्रिस्प तरीके से समझेंगे कि बायोलॉजी में इस चैप्टर में क्या क्या है। सो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट दो वर्ड होते हैं, एक होता है हैबिटेट और दूसरा वर्ड होता है नीच। हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, वहीं नीच उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी एक लोकेशन पे रहता है, एक जगह पर रहता है, तो वो कहलाता है हैबिटेट। लेकिन वहीं नीच इज़ रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वहाँ उस जगह पर वो ऑर्गेनिज्म क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल्स को निभा रहा है, वो हुआ उसका नीच। अब हम समझेंगे कि पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को कंसीडर किया जाता है। ये इंडिविजुअल सेम स्पीशीज़ के होते हैं, और एक जब ये सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल किसी एक एरिया में एक गिवन टाइम पे देखे जाते हैं तो इन्हें पॉपुलेशन कहा जाता है। यानी कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़ ऑक्यूपाइंग द सेम एरिया एट अ गिवन टाइम, इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन। अब समझते हैं कि इकोलॉजिकल एज ग्रुप्स क्या होते हैं। बेसिकली किसी भी पॉपुलेशन में डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं, जिसे मिलाकर कोई भी पॉपुलेशन बनती है। अगर हम बात करते हैं तो ये एज ग्रुप 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला, प्री रिप्रोडक्टिव एज, यानी वो एज जहाँ पर आप देखते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल्स आते हैं जिनकी टीनेज अचीव नहीं हुई है, यानी कि बर्थ से लेकर टीनेज तक के जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे, हम उन्हें प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले ग्रुप में डालते हैं। फिर आती है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, और साथ ही साथ इस ग्रुप में आने वाले सारे इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिवली हेल्दी माने जाते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप, यानी ओल्ड एज से जुड़ा हुआ ग्रुप। ये ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें सीनेसेंस से जुड़े हुए लोग, ओल्ड एज वाले लोगों को डाला जाता है। तो इनडायरेक्टली हमारे पास 3 ग्रुप्स आते हैं। पहला है प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरा है रिप्रोडक्टिव, और तीसरा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इन्हीं के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पर पिरामिड्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन बनाए हुए हैं। हमारे पिरामिड्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन 3 तरीके के होते हैं, एक्सपैंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। एक्सपैंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। एक्सपैंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग, ये किस बेसिस पे हम कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। एक्सपैंडिंग ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके अंदर आप देख सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव मेंबर्स ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली जहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव मेंबर्स ज़्यादा होंगे, वहाँ रिप्रोडक्टिव मेंबर भी अल्टीमेटली ज़्यादा होंगे, और इसकी वजह से पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ेगा। जहाँ रिप्रोडक्शन का रेट ज़्यादा, वहाँ पॉपुलेशन ऑब्वियसली एक्सपैंड करती है। हम स्टेबल ग्रुप उसे समझते हैं जहां प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ग्रुप के बीच में बैलेंस देखने को मिलता है, जहां पर ये सारी ग्रुप एक्सपैंड तो करते हैं बट इन अ स्टेबल यूनिफॉर्म मैनर। डिक्लाइनिंग ग्रुप को पहचान करने के लिए सबसे बेस्ट टिप ये होती है कि यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल सबसे कम होते हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल भी कम होते हैं। यू विल सी कि इस पॉपुलेशन में क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप बहुत कम है, तो अल्टीमेटली इस पॉपुलेशन की ग्रोथ भी डिक्लाइनिंग रेट पर होगी। स्टेबल एज ग्रुप में हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो
एज पिरामिड्स हैं वो कम्प्लीटली स्टेबल होते हैं, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के बीच में बैलेंस क्रिएटेड होता है। लेकिन एक्सपैंडिंग में ये बैलेंस नहीं देखने को मिलता, डिक्लाइनिंग में भी ये बैलेंस नहीं देखने को मिलता। एक्सपैंडिंग में ऑब्वियसली पॉपुलेशन एक्सपैंड करती है, डिक्लाइनिंग में पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है। एक्सपैंडिंग में एक्सपैंडिंग का रीज़न होता है प्री रिप्रोडक्टिव मेंबर्स का ज़्यादा होना, और डिक्लाइनिंग में डिक्लाइनिंग का रीज़न होता है प्री रिप्रोडक्टिव मेंबर्स का कम हो जाना। क्योंकि अब हम ये समझ चुके हैं कि हमारे प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव लोगों का क्या हमारी पॉपुलेशन ग्राफ पे असर पड़ता है, तो अब हमारे लिए ये समझना भी आसान हो जाएगा कि साइज़ ऑफ पॉपुलेशन आखिर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक्चुअल में देखा जाए तो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, फूड अवेलेबिलिटी, वेदर, प्रिडेशन प्रेशर और कंपटीशन पे डिपेंड करता है। फूड अवेलेबिलिटी, किसी भी एरिया में कितना फूड अवेलेबल है। वेदर, वहाँ की क्या क्लाइमेटिक कंडीशन और वेदर है। प्रिडेशन प्रेशर, क्या वहाँ पे कोई प्रे या प्रिडेटर है। कंपटीशन, क्या स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन है। इन दोनों चीज़ों को आप अभी आगे समझेंगे कि प्रिडेशन और कंपटीशन से किस तरीके से हमारी पॉपुलेशन पर असर पड़ता है। अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी को निकाल सकते हैं। आखिरकार पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी होती है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं ही कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को नापने या फिर कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले बनाए हुए हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला उनमें से जो फैक्टर है वो है नेटैलिटी। व्हाट इज़ नेटैलिटी? एक पर्टिकुलर एरिया में कितने इंडिविजुअल्स का बर्थ हुआ है, यानी कि बर्थ रेट को हम कहते हैं नेटैलिटी। मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी का मतलब होता है कि कितने लोग वहाँ पे मरे हैं, यानी कि डेथ रेट। उसके बाद आता है इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में होता क्या है। इमिग्रेशन यानी कि कितने इंडिविजुअल्स उस एरिया में आए हैं, एमिग्रेशन यानी कि कितने इंडिविजुअल्स उस एरिया से गए हैं, और इनके बेसिस पे हमें एक मिला है फॉर्मूला। तो अब हम देखते हैं कि वहाँ पे उस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जब भी किसी जगह इमिग्रेशन होगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, एमिग्रेशन होने की वजह से, लोगों के जाने की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी। नेटैलिटी यानी बर्थ रेट, लोग पैदा हो रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ी, और मोर्टैलिटी यानी कि लोग मर रहे हैं तो पॉपुलेशन घटी। ऐसा माना जाता है कि इस इक्वेशन से हम अपनी पूरी पॉपुलेशन बैलेंस को दिखा सकते हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां ये n रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन डेंसिटी और nt रिप्रेजेंट करेगा ऑब्वियसली पॉपुलेशन डेंसिटी एक पर्टिकुलर टाइम में, और उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद t+1 रिप्रेजेंट करेगा कि आगे उस टाइम पीरियड से कितनी पॉपुलेशन बढ़ी। फॉर एग्जाम्पल, 1 घंटे में पॉपुलेशन कितनी हुई, फिर उसके बाद 2 घंटे में पॉपुलेशन कितनी हुई। यहाँ पर B रिप्रेजेंट करता है नेटैलिटी को, I रिप्रेजेंट करता है इमिग्रेशन को, D रिप्रेजेंट करता है मोर्टैलिटी को, डेथ ऑब्वियसली, E रिप्रेजेंट करता है किसको, इमिग्रेशन को। ऐसा देखा जाता है कि अगर B+I आपके D+E से ज़्यादा आता है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बर्थ हो रहा है, लोग पैदा हो रहे हैं, इमिग्रेशन, लोग आ रहे हैं, तो उस एरिया में पॉपुलेशन बढ़ेगी। लेकिन अगर हम देखें B+I इज़ लेस देन D+E, यानी किसी एरिया में डेथ ज़्यादा है और लोग जा ज़्यादा रहे हैं, तो उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी जाहिर सी बात है घटेगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। ये ग्रोथ मॉडल्स बहुत आसान है और इसमें से कंफर्म बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, तो दिस टॉपिक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। फर्स्ट वन इज़ एक्सपोनेंशियल एंड अनदर वन इज़ लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल ऐसा मॉडल होता है जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। रियल लाइफ में हाउएवर ये पॉसिबल कभी नहीं होता है कि किसी एक एरिया में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हों। हाउएवर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को मेजर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया यही है, एक ऐसा एरिया जहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, खाने पीने की व्यवस्था है अच्छी खासी, हमारे रहने का इंतज़ाम है और सारी चीज़ें हैं, तो उस जगह की पर्टिकुलर ग्रोथ मॉडल को अगर आप पढ़ेंगे तो वो किस कैटेगरी में आएगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। इसकी एक इक्वेशन भी है जो हम यहाँ इस ग्राफ में देख सकते हैं। इस ग्राफ में आप क्लियरली ये इक्वेशन देख सकते हैं कि यहाँ पर dn/dt इज इक्वल टू Rn, ये बहुत क्लियरली गिवन है।
व्हाट इज़ दिस इक्वेशन टेलिंग अस? ये जो dn/dt है या ये जो b माइनस डी इंटू एन है या ये जो r है, ये क्या बताता है? ये इस ग्राफ की एक इक्वेशन है जो हमें ये सिग्निफाई करती है कि किस तरीके से पॉपुलेशन साइज टाइम के साथ बदल रहा है। b यानी कि क्या था? बर्थ रेट। d माइनस में है यानी कि डेथ रेट। सो बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस करा, मतलब कितने इंडिविजुअल बॉर्न हुए सब्ट्रैक्टेड बाय कितने मरे। सो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? r, वेयर r इज एक्चुअली ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। सिंपल सी भाषा में अगर हम समझें तो ये जो r है ये हमें ये बताता है कि किस तरीके से बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स का हमारी एक पॉपुलेशन पे असर पड़ता है। यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट को पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट कर कर हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है या फिर यहाँ पर हमें जे किस तरीके से दिख रहा है क्लियरली, ये देखिए यहाँ पर ये जे बन रहा है। सो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जे शेप मॉडल। और इसकी इक्वेशन क्या है? पॉपुलेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। क्यों बोला हमने? एन रिप्रेजेंट्स पॉपुलेशन डेंसिटी, टी रिप्रेजेंट्स टाइम, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू आर एन, वेयर आर का मतलब क्या होता है? बर्थ माइनस डेथ, यानी कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जो कि हमें ये बताएगा कि किस तरीके से बायोटिक फैक्टर्स की वजह से हमारी पॉपुलेशन अफेक्टेड होती है। रियल लाइफ में ये मॉडल पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी एरिया में ऑब्वियसली हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं। सो इसमें हमें क्या 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, ये जे शेप होता है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अबंडेंस में रिजर्व मटेरियल है तो हम इसे यूटिलाइज करेंगे और कंटिन्यूसली ग्रो करते जाएंगे। क्योंकि कंटिन्यूस ग्रोथ है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जे शेप मॉडल या एक्सपोनेंशियल मॉडल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल पे। नेक्स्ट मॉडल कौन सा है? लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ एक ऐसा मॉडल जो कि काफ़ी रियल है, यानी कि इसमें हम ये देखते हैं, हमें क्लियरली समझ आता है कि दो चीज़ों के टर्म्स में, एक कैरिंग कैपेसिटी और रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है। हर एक एरिया की कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि उस एरिया के रिसोर्सेज पे निर्भर करता है कि वो किस पॉपुलेशन को किस रेट तक किस समय तक रख सकता है। कैरिंग कैपेसिटी मतलब हमारी भी कैरिंग कैपेसिटी ना, हम कितना ही नॉलेज अपने दिमाग में स्टोर कर लेंगे, हम कितनी चीज़ें अपने पास स्टोर कर लेंगे, कितना रख लेंगे, वो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है। ऐसे एक एरिया की भी कैरिंग कैपेसिटी होती है कि आप भाई उस एरिया में कितने इंडिविजुअल्स को रख सकते हैं, क्या आपके पास उतना मटेरियल है, क्या उतना रिसोर्सेज हैं। सो कैरिंग कैपेसिटी बताता है कि किसी एरिया के अंदर कितने समय तक कोई इंडिविजुअल रह पाएगा और कितने रिसोर्सेज हैं वहाँ पे। सो दैट इज़ कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी के साथ हम इस ग्राफ में देखेंगे, सो पॉपुलेशन यहाँ एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं करती है। पॉपुलेशन डज नॉट ग्रो एक्सपोनेंशियली हेयर यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स हैं और कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट है, तो हमें पता है कि जब तक न्यूट्रिएंट्स रहेंगे तब तक पॉपुलेशन ग्रो करेगी। और उसके बाद इफ़ वी सी एक स्टैटिस्टिक ग्रोथ आ जाती है कि अब पॉपुलेशन ग्रो क्यों नहीं कर रही है, अब इसलिए नहीं कर रही ना क्योंकि न्यूट्रिएंट खत्म हो गए। कैरिंग कैपेसिटी थी 100 की, 100 लोग यहाँ रह सकते थे, लेकिन अब 100 से ज़्यादा आ चुके हैं, रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, तो अब पॉपुलेशन बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक या रियल लाइफ मॉडल, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि बेसिक नीड्स मतलब एक सिंपल सी लैंग्वेज में कोई भी पॉपुलेशन सस्टेन नहीं कर सकती, क्योंकि अब हमारा जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो गए ना, कंप्लीशन हो गया उन सब का, वो ख़त्म हो गए पूरे। अब ख़त्म हो गए तो फिर ऑब्वियसली कोई पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ेगी। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द रियलिस्टिक मॉडल। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि भाई किस जगह पर कितने इंडिविजुअल रह सकते हैं, कितने रिसोर्सेज हैं, उस एरिया के अंदर कितनी क्षमता है, कितनी पावर है कि वो कितनी देर तक रख सकता है। और इसको एक और नाम से बुलाया जाता है जो सीबीएसई बहुत बार, विच इज़ वर्हॉल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। इस नाम को याद रखेंगे ताकि एग्जाम में अगर कभी एक इस नाम से पूछा जाए तो लॉजिस्टिक ग्रोथ के वो सारे पॉइंट्स इन डाल दें। हमारी एनसीईआरटी में ये दोनों ग्राफ कंबाइन है, वेयर ए इज रिप्रेजेंटिंग योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड बी इज रिप्रेजेंटिंग योर लॉजिस्टिक ग्रोथ। यही मैं आपको एक छोटा सा एक क्वेश्चन करा दूं जिससे आप समझ पाएंगे कि हम किसी भी चीज़ का बर्थ रेट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए किसी भी एक एरिया में 20 हाइड्रिला प्लांट्स थे पॉन्ड में और वहाँ पे 10 न्यू हाइड्रिला प्लांट्स क्रिएट हुए, तो इसको निकालने का तरीका क्या हुआ? इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप उसे वो कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल है कि अगर आपको बर्थ रेट निकालना है तो बर्थ रेट निकालने के लिए हम कहेंगे नए इंडिविजुअल्स कितने बॉर्न हुए अपॉन में टोटल इंडिविजुअल्स कितने हैं। 10 आए नए इंडिविजुअल्स, ये देखिए, और बॉर्न कितने हुए? 10 है ना, और टोटल कितने हैं? 20 + 10 विच इज़ गोइंग टू बी 30।
सिमिलर वे में आप डेथ रेट भी निकाल सकते हैं। डेथ रेट में क्या होगा कि टोटल पॉपुलेशन नीचे और ऊपर कौन सी चीज़ होने वाली है, ऊपर होने वाली है कितने इंडिविजुअल्स गए। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन, यूजुअली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि इतने इंडिविजुअल अभी पैदा हुए, पहले इतने थे, तो बताओ क्या होगा डेथ रेट, क्या होगा बर्थ। जैसे ये क्वेश्चन है, 8 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 फ्रूट फ्लाइज डाइड। तो हमने कहा 8 इंडिविजुअल्स गए ऑफ द 80 फ्रूट फ्लाई। अब यहाँ अगर हम देखिए तो यहाँ पर पहले क्या हुआ 8, फिर 80, कितने हैं टोटल पॉपुलेशन, 8 क्या है डेथ हुई है। सो 8/80। सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक जो लोग यहाँ करते हैं वो ये था कि वो 80 + 8 कर देते। नहीं, देखो साफ साफ लिखा है 80 फ्रूट फ्लाई में से 8 गए हैं, तो टोटल 80 ही है, उसमें से 8 गए। तो आपने इस तरीके से निकाल लेना है। अब बात करते हैं कि पॉपुलेशन इंट्रैक्शन क्या होता है। जब भी हम किसी एरिया में रहते हैं तो वहाँ एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करता है। ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल साइलेंटली एक जगह पर रहेंगे और बात ही नहीं करेंगे, इंटरेक्शन ही नहीं करेंगे। तो इंटरेक्शन करते वक्त हम ये देखते हैं कि क्या हमारी वाइब सामने वाले से मैच कर रही है। तो ऐसे ही यहाँ हम पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में पढ़ेंगे कि जब सेम स्पीशीज़ के बीच में इंट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, और जब डिफरेंट के बीच में होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बेसिकली, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक या इंटर स्पेसिफिक नाम बता रहा है, नाम क्या बता रहा है। एक आपने बोला वर्ड इंट्रा स्पेसिफिक और एक आपने क्या बोला अभी, एक वर्ड इंटर स्पेसिफिक। सो अगर आपने बोला इंट्रा और इंटर, सो इंट्रा वर्ड क्या सिग्निफाई करता है, इंट्रा वर्ड हमें बताता है कि यहाँ पर जो इंटरेक्शन होने वाला है, यानी कि इंट्रा स्पेसिफिक जब आप अपनी स्पीशीज़ के अंदर कर रहे हैं, इंटर जब 2 स्पीशीज़ के बीच में हो रहा है, तो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन भी हुआ और इंटर भी हुआ। सो यहाँ पर मेजरली वी विल टॉक अबाउट इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस जो इंडिविजुअल्स 2 स्पीशीज़ आपस में करेंगी। इसमें इस मॉडल में हम क्लियरली देख सकते हैं विद इन दिस म्यूचुअलिज्म क्या होता है, ऐसा इंटरेक्शन जहाँ दोनों लोगों को फ़ायदा मिलता है। कंपटीशन क्या होता है, जहाँ दोनों को मतलब फ़ायदा नहीं मिल रहा है, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, विच मीन्स कि यहाँ ऑब्वियसली जो जीता वही सिकंदर। प्रिडेशन, प्रिडेशन का मतलब है कि एक को फ़ायदा होगा जो कि ऑब्वियसली प्रिडेटर होगा, और जिसको नुकसान होगा वो होगा प्रे। पैरासिटिज्म, ऑब्वियसली इसमें भी एक को फ़ायदा होगा और एक को नुकसान होगा, बिकॉज वन जो होस्ट है उसको हम क्या देखेंगे, नुकसान हो रहा है, और जो आपका पैरासाइट है उसको देखेंगे कि फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं ना। फिर कमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो इट इज़ नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। नेक्स्ट अमेंसलिज्म की नुकसान हो रहा है किसी एक को लेकिन दूसरे को उससे कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो स्टार्टिंग विद द म्यूचुअलिज्म, सबसे बेसिक और सबसे आसान इंट्रैक्शन म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। इसका एक एग्जांपल लाइकेन, हम शुरुआत से पढ़ते आते हैं। लाइकेन होता क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गा और साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पर एक एल्गल कॉम्पोनेंट होता है जो खाना बनाता है और एक फंगल कॉम्पोनेंट होता है जो कि क्या बनाता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, और साथ साथ में अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी हेल्प करता है। सो एल्गल कंपोनेंट से फूड मिलेगा और फंजाई कंपोनेंट से शेल्टर या फिर न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर हमने माइक्रोराइजा के बारे में भी पढ़ा है। माइक्रोराइजा 11th क्लास में बताया जाता था कि जब हायर प्लांट्स की रूट्स में फंजाई बैठे होते हैं तो वो क्या हेल्प करते हैं कि भाई हम तुम्हें अपनी हाइफा, अपने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से न्यूट्रिएंट ला कर देंगे और तुम हमको क्या दोगे, फूड। तो ये भी लाइकेन जैसे सिमिलर एसोसिएशन है, बस फ़र्क क्या है, यहाँ हायर प्लांट्स है, वहाँ एल्गा था या साइनोबैक्टीरिया था, यहाँ क्या है, हायर प्लांट्स है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हायर प्लांट्स उसको न्यूट्रिएंट देंगे और वो कहेगा कि मैं बदले में आपको अपनी हाइपा से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आप जहाँ तक आपकी रूट्स नहीं पहुँचती, मैं पहुँच के आपको दे दूंगा वो न्यूट्रिएंट्स। सो दिस इज़ हाउ म्यूचुअलिज्म वर्क्स। यहाँ एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन, ऑब्वियसली जो इंसेक्ट पॉलिनेशन करता है उसको रिवॉर्ड मिलता है एज अ नेक्टर, नेक्टर मिल जाता है ना उसको, तभी तो वो पॉलिनेशन करने जा रहा है। और प्लांट को क्या फ़ायदा हुआ कि उसका पॉलिनेशन हो गया। तो म्यूचुअलिज्म, बेनिफिट। नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है, एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको याद रखना चाहिए, वो है मेडिटेरेनियन ऑर्किड का और फायरिस का, जहाँ पर सेक्शुअल डिसीट होता है और सूडो कॉपुलेशन। होता क्या है कि इस प्लांट की एक पेटल, हनी बी एक वैरायटी होती है, एक स्पीशीज़ होती है हनी बी की, उसकी फीमेल से रिसेंबल करती है। तो मेल हनी बी जब इधर उधर जा रहा होता है तो उसे लगता है अरे ये तो हमारी ही स्पीशीज़ की फीमेल है, तो वहाँ जाता है वो कॉप्यूलेशन करने, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने में। और जब वो वहाँ कॉप्यूलेशन करने जाता है, होती नहीं है वो फीमेल, वो पेटल लगती है उसके जैसे,
तो सेक्सुअल डिसीट, धोखा है यहाँ पे, वो लग रही है बट है नहीं। तो वो वहाँ जाएगा, वहाँ वो मेटिंग करेगा, और मेटिंग करने की वजह से क्या होगा कि जो उस पौधे के पॉलिन हैं वो उस पर चिपक जाएंगे, और जब ये इंसेक्ट, ये बी किसी दूसरे के साथ मीटिंग करने जाएगा तो पॉलिनेशन करवाएगा। सो इधर हुआ दो चीज़, सेक्सुअल डिसीट, धोखा मिला, और क्या हुआ, सूडो कॉपुलेशन। एक्चुअल फीमेल होती तो एक्चुअल कॉपुलेशन होता, बट क्योंकि ये एक पेटल थी जो रिजेंबल कर रही थी थोड़ी ना, एक्चुअल में रिजेंबल कर रही थी, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सूडो कॉपुलेशन। अब बात करते हैं प्रेडेशन की। प्रेडेशन, ऑब्वियसली इस इंट्रैक्शन को बहुत अच्छे से जानते हैं, एक प्रे होगा, एक प्रेडेटर, एक शिकार, एक शिकारी। शिकार जो होता है उसका हमेशा नुकसान होता है, शिकारी का हमेशा फ़ायदा है, खाना मिल रहा है। तो भाई ये प्रेडेशन है, इसमें एक को फ़ायदा है, एक को नुकसान मिलेगा ही मिलेगा। प्रेडेशन की एक और इम्पॉर्टेंट कि ये रोल क्या होते हैं इनके। पहला रोल इनका जो होता है वो ये ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी, क्योंकि जो प्लांट्स की एनर्जी है वो किसी ने खाई, फिर ये मतलब होता है ना, फूड चेन चलती रहेगी। तो एक ने जिसको खाया, फिर दूसरे ने किसी और को खाया, तो फूड चेन चल रही है, आपने इसे खाया, इसने आपको खाया। तो प्रेडेशन इज़ लाइक एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। तो पहला तो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। दूसरा, ये ना प्रे की पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देता, क्योंकि एक प्रे की पॉपुलेशन को ये कंट्रोल में रखेगा। कैसे, उस एरिया में जितने प्रे होंगे उतना उसका खाना है, तो वो खाता रहेगा, उसको कंट्रोल में करता रहेगा। तो खाता रहेगा, कंट्रोल करता रहेगा, तो प्रे की पॉपुलेशन को चेक में रखेगा, कंट्रोल करके रखेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मेंटेन करके रखता है। कैसे, कंपटीशन हटा देगा ना, जो जो प्रे स्पीशीज़ है ना उनके अंदर से कंपटीशन हटा देगा। कैसे, अब भाई वो उसका खाना है, ठीक है, तो पॉपुलेशन जब घटेगी बढ़ेगी तो वेरिएशन आएगा, वेरिएशन आएगा तो पॉपुलेशन घटने बढ़ने की वजह से जो वेरिएशन आएगा वो उससे प्रे को एडवांटेज भी है। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जब प्रेडेटर से प्रे बचना चाहता है तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, खुद को इवॉल्व भी करेगा, तो डाइवर्सिटी आ जाती है, ठीक है, वेरिएशन आ जाता है प्रे के अंदर। और अब हम यही देखेंगे कि किस तरीके से आता है, किस तरीके से प्रे ने खुद को मॉडिफाई करा है, किस तरीके से उसने ऑल्टर कर लिया कि भाई मैं बचा रहा हूँ, मैं ना शिकार नहीं बनना चाहता, तो कैसे बचा है वो। सो ऐसा है, इसको हम इंग्लिश में एक टर्म में कहेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, किस तरीके से हमारा प्रे खुद को बचाना चाहता है। तो प्लांट्स ने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई, एनिमल ने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई। प्लांट ने क्या स्ट्रैटेजीज बनाई हुई हैं और एनिमल ने क्या बनाई हुई हैं। एनिमल ने जो स्ट्रैटेजीज बनाई हैं वो केमोफ्लेज की है, यानी कि गिरगिट को हम देखते हैं कि जिस जगह पे बैठता है वो उसी का रंग ले लेता है, तो पहचान में नहीं आता, भाई दिखोगे नहीं तो पकड़े नहीं जाओगे। तो केमोफ्लेज की वजह से क्या होगा कि आप भाई पकड़े नहीं गए, आप दिखे नहीं ना, आप तो हाइड हो गए उस जगह, तो केमोफ्लेजिंग करते हैं। फिर अपना जो टेस्ट है, बॉडी के अंदर ऐसे टॉक्सिन केमिकल जमा कर लो कि भाई आपका जो टेस्ट है वो बहुत गंदा लगे। तो पे आप जब गंदे होंगे, टेस्ट ही नहीं होगा आपके अंदर, खाएगा कौन, गंदा खाना कौन खाता है, मतलब गंदे खाने को कोई नहीं खाता ना। तो वही चीज़ है कि अगर आपका टेस्ट ही गंदा है तो फिर आपको खाएगा ही कौन। तो जब खाएगा ही नहीं कोई तो फिर आपकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी और आप बचे रहोगे। फिर आता है सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डार्ट रॉक का। हमने पता है कि भाई पॉइजनस होते हैं, खाओगे तो मर जाओगे। ऑब्वियसली अगर कोई प्रेडेटर उस प्रे को खाएगा, उस रॉक को खाएगा तो मर जाएगा ना। तो जब उन सबको पता चलेगा भाई ये तो पॉइजनस होते हैं, ऐसे तो खाने ही नहीं है, पॉइजनस मशरूम होते हैं ना, जैसे ऐसे कुछ फ्रॉग्स होते हैं। तो ये फ्रॉग्स के नाम क्या है, जैसे फाइलोबेट्स हैं, डेंड्रोबेट्स हैं, ये न बहुत पॉइजनस होते हैं, भाई इन्हें खाया तो आप मर गए, ठीक है। तो कौन खाएगा, ऑब्वियसली रेप्टाइल्स जब इन्हें खाने जाएंगे या फिर स्नेक्स जब खाएंगे तो वो मर ही जाएंगे ना इनको खाते हुए, क्योंकि पॉइजनस है। तो इस तरह से वो बचे रहेंगे। अब हम देखते हैं प्लांट्स ने कैसे किया। भाई प्लांट्स ने ना थॉर्न्स और स्पाइक्स बना लिए, कांटे लगा लिए। आप खा के दिखाओ हमें, हर्बीवोरस एनिमल आते हैं ना खाने के लिए, अब खा के दिखाओ, खून ही खून हो जाएगा मुंह में। क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि कांटे आ गए ना, कांटे आ गए, स्पाइक्स आ गए, और जब कांटे और स्पाइक्स आ गए तो आप खा नहीं सकते। तो इस तरीके से हमने उन्हें बचाया हुआ है। नेक्स्ट चीज़ आती है फिर, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर भाई प्लांट्स ने ना एक ऐसे केमिकल अपने अंदर रखे हुए हैं कि कोई खाएगा तो एनिमल को ना सिक फील होगा कि भाई पता नहीं क्या खा लिया है। जैसे आपको होता है ना फूड पॉइजनिंग सा लगता है, पेट में अजीब सा लग रहा होता है, तो वैसे ही प्लांट को भी फील होगा, तो आप अगले टाइम से वो खाना नहीं खाओगे। ऐसे प्लांट भी नहीं खाए, प्लांट को भी नहीं खाएगा ना हर्बीवोरस एनिमल। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि भाई वो अपने आप को अपनी अलग अलग पोजीशन पे ग्रो करा लेते हैं ताकि वो फीडिंग से बचे, मतलब ग्रेजिंग ना हो उनकी। फिर हम देखते हैं कि ये ना डाइजेशन के साथ भी इंटरफेयर करते हैं कि पेट खराब कर देंगे। अगर अगर इस प्लांट को किसी ने खा लिया तो उसका पेट खराब है, तो इंटरफेयर करा डाइजेशन के साथ। और साथ ही कैलोट्रोपिस जैसे प्लांट जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, कार्डियक पॉइजन बनाते हैं, खाओ और हार्ट अटैक के मारे मरो, या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से मर जाओ। फिर नेक्स्ट चीज़ होती है जो हम देखते हैं ना, निकोटीन, ओपियम, ये डिफेंस के लिए बनाए गए थे, और इन्हें खाकर आज इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, ऑब्वियसली नशा। बट इट वॉजंट मेंट कि भाई आप इसे नशा करो, इट वॉज क्रिएटेड फॉर डिफेंस, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए क्रिएट हुआ था।
नेक्स्ट एग्जाम्पल पैरासिटिज्म, बहुत आसान टॉपिक कि भाई एक पैरासाइट एक होस्ट, पैरासाइट कंटिन्यूसली होस्ट को डिस्टर्ब करता रहेगा, कंटिन्यूसली होस्ट से न्यूट्रिएंट लेता रहेगा, उसको डिग्रेड कर देगा, उसकी नाश हो जाएगी। एंड उसके अलावा यहाँ दो तरीके के पैरासाइट्स होते हैं, बॉडी के ऊपर रहने वाले पैरासाइट्स विच आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट्स, बॉडी के अंदर रहने वाले पैरासाइट्स विच आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज एंडो, एक्टो बाहर, एंडो अंदर। सो एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट। अब भाई अडेप्ट किया हुआ है पैरासाइट्स ने, कैसे अडेप्ट किया हुआ है देखो, उन्होंने अपने सेंस ऑर्गन खो दिए, जो काम के सेंस ऑर्गन ही नहीं थे उन्हें हटा दिया, साथ में अपने बॉडी के अंदर एडहेसिव ऑर्गन्स बना लिए, हुक्स बना लिए, सकर बना लिए, क्योंकि भाई इन्हें तो होस्ट से चिपके रहना है ना, तो हुक्स होंगे तो चिपके रहेंगे, एडहेसिव ऑर्गन्स होंगे तो चिपके रहेंगे, ठीक है, सकर्स होंगे तो खून सक करते रहेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को मॉडिफाई कर दिया या उसे खो दिया, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया, मतलब रिप्रोडक्शन रेट को बढ़ा दिया कि भाई पॉपुलेशन बढ़ाते रहो और इसका नाश करते रहो, किसका, होस्ट का। पैरासाइट किस तरीके से हमारे होस्ट को हार्म करेगा, रिड्यूस कर देगा सर्वाइवल, कि भाई मैं तुम्हारा सर्वाइवल कम कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे सारे न्यूट्रिएंट तो मैं खा जाऊंगा, तुम्हें क्या मिलेगा। ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव रेट को भी ख़राब कर देगा, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होंगे बॉडी में, ग्रोथ कहाँ से होगी, रिप्रोडक्शन रेट कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कोई तो कोई और ले रहा है ना, डिराइव कर रहा है भाई, वो कोई और लेता जा रहा है, फिजिकली वीक हो जाएगा। तो इन तीनों का बेसिक है कि भाई न्यूट्रिशन खा रहा है वो, न्यूट्रिशन खाने की वजह से ये तीन प्रोसेस खत्म। ब्रूड पैरासिटिज्म, वो 3 इडियट का फेमस एग्जाम्पल, जहाँ वो वायरस कहता है कि भाई ये जो तुम्हारी कुकू होती है वो ले करती है एग इन द नेस्ट ऑफ क्रो, सो दैट इज़ कॉल्ड ब्रूड पैरासिटिज्म। ऐसा क्यों है भाई, क्यों करती है जाके किसी और के नेस्ट में, इसलिए करती है क्योंकि उसके खुद के जो एग होते हैं वो रिजेंबल करते हैं उसके स्पीशीज से, कुकू के एग रिजेंबल करते हैं क्रो के एग से, तभी वो रख रही है वहाँ पे। पता नहीं चलेगा कि भाई तुम्हारे नेस्ट में तुम यहाँ पर हैचिंग करते रहोगे और मेरा फ़ायदा होगा कि मेरे एग जो है वो हैच हो जाएंगे, मेरे एग को हैचिंग मिल जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ कंपटीशन। कंपटीशन भी दो ही तरीके के होते हैं, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक और एक होता है इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा सेम स्पीशीज़ के बीच में, इंटर डिफरेंट के बीच में, अभी तुम्हें समझा। अनरिलेटेड स्पीशीज़ का एग्जांपल लेते हैं, जब साउथ अमेरिका के कुछ लेक्स में फ्लेमिंगोज हर साल जब आते हैं तो वो नेटिव फ़िश के साथ कॉम्पीट करते हैं, क्योंकि उनको भी जू प्लैंक्टन खाने हैं और नेटिव फिशेस को भी खाने हैं, तो वहाँ आ गया अनरिलेटेड। फ्लेमिंगो अलग है ना भाई स्पीशीज़, और फिशेज़ अलग है, तो दोनों अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में किसके लिए हो रहा है कि सेम खाना खाना है तो लड़ रहे हैं वो। फीडिंग एफिशिएंसीज पे हुआ था ना, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल अबिंगडन टॉर्टॉइस का, जो गैलापागोस आइलैंड में थे। क्यों हुआ वहाँ पे, क्या हुआ, ये टॉर्टॉइस बेचारे ये बहुत स्लो ग्रेजर थे, बहुत धीरे धीरे खाते थे, लेकिन वहाँ जब गोड्स आ गए तो वो तो बहुत फास्ट ग्रेजर होती हैं, बड़ी मस्त तरीके से खा जाएंगी। जितनी देर में बेचारा टॉर्टॉइस धीरे 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 खाएगा तब तक तो बकरी चर के निकल गई होगी ना, तो इसी वजह से वहाँ पे टॉर्टॉइस की जो पॉपुलेशन थी वो ड्रॉप होने लग गई थी। तो क्यों हुई, क्योंकि गोट खा जा रही थी, ज़्यादा खाती है, अच्छे से खाती है, तेज खाती है, तो हो जा रहा था। कंपटीशन रिलीज़ क्या होता है, बहुत आसान वर्ड है, कंपटीशन खत्म हो गया, रिलीज़ हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो बंदा कंपटीशन कर रहा था उसको आपने हटा दिया, और कंपटीशन करने वाला ही हट गया तो आलसीपन आ गया, आराम से मिलकर बैठकर वो जो स्पीशीज़ थी इन्फीरियर वाली, जिसके वो साथ जिसको कंपटीशन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दो तरीके की स्पीशीज़ होंगी, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर। सुपीरियर क्या है भाई, जो डोमिनेट करेगी कि भाई मैं हूँ सबसे पावरफुल, और इन्फीरियर कौन है कि जो बेचारी रिसेसिव सी होगी, डोमिनेट हो जाएगी। तो क्या होता है कि जब सुपीरियर हट जाती है, इन्फीरियर वाली अपने आप को बादशाह समझती है और क्या करती है वहाँ पे अपने आप को एक्सपैंड कर देती है। सिंपल भाषा में यही है कंपटीशन रिलीज, ठीक है। फिर हम समझते हैं गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस ने क्या कहा कि भाई दो रिलेटेड स्पीशीज़, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ सेम रिसोर्सेज के लिए अगर compete करेंगी तो साथ ही नहीं रह पाएंगी, ठीक है। हमेशा जो सुपीरियर होगी वो इन्फीरियर वन को हटा ही देगी, ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पर मैकआर्थर आए और इन्होंने ये दिखाया कि कुछ स्पीशीज़ को एग्जिस्टेंस का मैकेनिज्म इवॉल्व कर लेती है। इन्होंने ये देखा कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो वेबलर्स की थी वो सेम ट्री पे रह रही थी। क्यों रह रही थी, उन्होंने खुद का ना अपना फीडिंग हैबिट और ये चीज़ें मॉडिफाई कर ली। कहते भाई तेरे को ये चाहिए तो ले ले, तो ये ले ले, तेरे को ये चाहिए तो ये ले ले, मैं इससे काम चला लूँगा, ये तीसरा वाला इससे काम चला लेगा। तो दैट इज़ को एग्जिस्टेंस वेयर वन स्पीशीज इज फेवरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर स्पीशीज, ठीक है। तो दैट इज़ को एग्जिस्टेंस, वो को एग्जिस्टेंस हो गया कि भाई आओ साथ में रहते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल। अब आती है बात कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म की। दोनों बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं काफ़ी लोगों को। उनको लगता है कमेंसलिज्म क्या है, अमेंसलिज्म क्या है, मतलब इसका वाला उसमें लिखाएंगे, उसका वाला इसमें लिखाएंगे, तो इसको डिफरेंस फॉर्म में करेंगे ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो और हम क्लियर रहें। इतने बात ध्यान से समझ लो, याद करो।
बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं कि हमने अभी डिस्कस किया था कमेंसलिज्म में। हम कहते थे एक स्पीशीज़ को फ़ायदा है, दूसरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अमेंसलिज्म में क्या है कि एक को नुकसान है, दूसरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, भाई तेरा नुकसान हो रहा है ना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो दैट इज़ अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में एंटीबायोटिक का केस पढ़ोगे तो ऐसे ए कनेक्ट करना, नुकसान है ना, एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया को मारती है ना, तो नुकसान है। कमेंसलिज्म में क्या है कि भाई यहाँ पर हम देखेंगे कि एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि हम कहते हैं ना कि ऑर्किड जो है ना वो ग्रो करते हैं एज एपीफाइट्स ऑन मैंगो ट्रीज। क्या फ़ायदा है भाई, ऑर्किड को तो मिल गया भाई मैंगो ट्री का शेल्टर, और उसको मैंगो ट्री को कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो ऑर्किड को तो मिला ना, वो पॉजिटिव, और उसको ज़ीरो क्योंकि उसको नहीं मिला मैंगो ट्री को। बर्नैकल्स ऑन वेल्स, क्लियरली देख लो ना कि कैसे कितने सारे बर्नैकल इस वेल पे चिपके हुए हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ वेल को, कुछ नहीं। बर्नैकल का क्या फ़ायदा हुआ, जहाँ जहाँ वेल गई वहाँ वहाँ बर्नैकल आसानी से पहुँच गया, यानी मूवमेंट में हेल्प मिली ना बर्नैकल को, और वेल को तो कुछ नहीं हुआ। कैटल एग्रिड्स बहुत आसान सा एग्जाम्पल है कैटल एग्रिड्स का। और तुमने देखा होगा कि बहुत सारे कैटल एग्रिड्स यूजुअली वहीं होते हैं जहाँ पर हमारी कैटल ग्रेजिंग करती है। क्यों, क्योंकि जब हमारी कैटल्स ना वो स्टर अप करती है, मतलब जब भी वो सांस लेती हैं, ग्रेजिंग करती हैं, तो वो अपने आसपास जो है वो एयर को फ्लश आउट करेगी। तो फ्लश आउट करेगी तो वहाँ से इंसेक्ट्स निकलेंगे। एग्रिड्स को क्या फ़ायदा है कि इंसेक्ट्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा, जो इंसेक्ट्स वहाँ से ब्लो अप होंगे, निकलेंगे बाहर, उसे वो खा जाएगी। सो ऑब्वियसली कैटल की ग्रेजिंग से जो हवा फ्लश हुई है, जो उसने सांसें छोड़ी, तो वहाँ से हमें क्या बाहर के मिल जाएगा, क्या उसको एग्रिड को मिल जाएगा इंसेक्ट्स खाने के लिए। तो कैटल की सांस से, फ्लशिंग ऑफ एयर से, वहाँ से झाड़ियों में से जो जो इंसेक्ट निकले वो एग्रिड ने पकड़ के खा लिया। इसमें एमेंसलिज्म में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है कि भाई एक फंजाई है पेनिसिलियम, वो क्या करता था, अपने आसपास क्या रिलीज़ की थी उसने, एंटीबायोटिक, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो बैक्टीरिया था सराउंडिंग वो मर गया था। वहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया था ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। एंड उसके अलावा हमें सबको पता है कि फंजाई ने जो भी एंटीबायोटिक निकाली थी वहाँ पे, उससे फंजाई को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान किसका हो गया, बैक्टीरिया का, वो मर गया ना वहाँ से। सो डू लेट मी नो कि वो कौन सा था। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर पॉपुलेशन इंट्रैक्शन एंड पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। आई होप यहाँ कुछ भी आपको फालतू नहीं मिला होगा, टू द क्रिस्प रही होंगी चीज़ें। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ आई है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल कम अप विद अ शॉर्ट वीडियो फॉर दैट टॉपिक एंड उसे हम क्लियर कर लेंगे। आप प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको और टॉपिक्स पे भी ऐसे ही क्रिस्प और इजी वीडियोस चाहिए तो। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब।